गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई में सच्चे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अंकुर कुमार राय हुआ और मैं आप लोग को आज का जो लेक्चर है एमडीसी का लेक्चर है क्लास 3। लेक्चर लेने से पहले मैं आप लोग को एक बार फिर से इन्फॉर्म कर दूं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है JH एग्जाम्प्लेक्स, वो आप लोग के लिए सारा चीज फ्री में नोट्स, नोटिस, लेक्चर एंड क्वेश्चन आंसर, MCQ, जितने भी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हमारे हजारीबाग की जितने भी रिलेटेड जो भी आपके पास होंगी संबंधित सारी जानकारी मैं आप लोग को फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं। और हमारे जितने भी सर हैं सब आप लोग को फ्री में सारा चीज आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग को बस कुछ करना नहीं है, बस इस YouTube चैनल JH एग्जाम्प्लेक्स को सब्सक्राइब कर लेना है और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम, व्हाट्सएप है, उस लिंक पे आप ज्वाइन हो जाइए और जिससे आप लोग सारा चीज फ्री में पा सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग फर्स्ट क्लास देखे थे मानवाधिकार। दूसरी क्लास की जो लेक्चर थी मानवाधिकार को हम लोग बांट दिए थे, वर्गीकृत कर दिए थे और डिवाइड कर दिए थे। आज जो तीसरी क्लास है लेक्चर का, वही मानवाधिकार को आगे बढ़ाएंगे। जहां परसों मैंने क्लास को एंड किया था, आज की क्लास वहीं से आप लोग को रीस्टार्ट करेंगे। रीस्टार्ट करने का मतलब है दोस्तों कि ये जो आपकी MDC पेपर है, ये जो मानवाधिकार का सिलेबस है वो आपके लिए बहुत जरूरी सिलेबस है। कहीं ना कहीं सेमेस्टर से लेकर के आपका, हम एक बार फिर बता दे रहे हैं, एक बार फिर से बता दे रहा हूं दोस्तों, UPSC, JPSC और जितने भी स्टेट PCS हैं या वन लाइनर एग्जाम है, वो सबके लिए आपका मानवाधिकार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा। किसी ना किसी एग्जाम में एक तो क्वेश्चन जरूर रहती है। अगर सपोज दैट अगर आप बात करते हैं जिसमें मेंस लिखा जाता है, यानी स्टेट PCS हो या फिर सेंट्रल PCS हो, एक तो जरूर देगा क्वेश्चन मानवाधिकार से। और मानवाधिकार एक क्वेश्चन के चलते, या फिर मानवाधिकार हो UPSC में हो, सेमेस्टर में हो या किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, सब में मानवाधिकार पूछता जरूर है। इसलिए एक तो क्वेश्चन को डील करने के लिए हम लोग को पूरा सिलेबस कवर करना है। और वो सिलेबस जो कवर हो रही है दोस्तों, आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है, जो हम लोग करवा रहे हैं एकदम फ्री में, जरा सा भी पैसा नहीं, 50 पैसा भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं, मात्र फ्री में। बस आप लोग को कुछ करना नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लिंक में जो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में उसमें आपको ज्वाइन करना है। बस पूरा फायदा ही फायदा आपको मिलेगा, जर को घाटा नहीं, पूरे एकदम फायदे मिलेगा आपको इस चैनल पे, जिस चैनल का नाम है JH एग्जाम्प्लेक्स। देर मत कीजिए दोस्तों, अगर आप फायदा उठाइएगा तो आप ही को प्रॉफिट होगा, बस सिर्फ आपको होगा। और दूसरे को दीजिए, दोस्त को शेयर कीजिए, परिवार को शेयर कीजिए, दूसरे विदेश में जो रहे उन लोग को भी शेयर कीजिए, जो भी फॉरेनर मिनिस्टर जीता सभी को शेयर कीजिए कि हाँ मानवाधिकार क्या होता है, जानिए कि आपका अपना खुद का अधिकार क्या है, तब ना आप लोग समझिए कि हाँ मानवाधिकार होती क्या है। तो चलिए, आज हम लोग जो फर्स्ट लेक्चर, थर्ड लेक्चर है क्लास का, वो है पॉजिटिव, यानी मानवाधिकार का सकारात्मक। सकारात्मक मतलब हो जाएगा पॉजिटिव एंड नकारात्मक मतलब हो जाएगा नेगेटिव, कि क्या क्या अधिकार, पॉजिटिव अधिकार क्या है, नेगेटिव राइट्स क्या है। उसके बाद दूसरा टॉपिक को कवर करेंगे, व्यक्तिगत एवं सामूहिक मानव अधिकार। और आज हम लोग बस 2 टॉपिक को कवर करेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि इससे आप लोग को और भी बेटर समझ में आए। और भी बेटर समझने से अच्छा है दोस्तों, पहले मेरी फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो जो अभी तक देखे नहीं है, उसको देखने के बाद ही आपको ये क्लास की थर्ड चैप्टर समझ में आएगी, थर्ड टॉपिक समझ में आएगी। आप लोग के लिए बहुत जरूरी है ये मानवाधिकार पढ़ना, क्योंकि सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 जहां भी आप पढ़िए, मानवाधिकार बहुत जरूरी है। और मानवाधिकार को हम कोशिश कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। एक छोटा सा दोस्तों ये पॉइंट जो होती है ना, वो भी मैं आप लोग को कवर कर रहा हूं कि ये पॉइंट होता क्यों है, ये हुआ क्यों, आखिर होगा क्यों, वो सारी चीज मैं आप लोग को कवर कर रहा हूं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से JH एग्जाम्प्लेक्स। चलिए,
ये हो गई काम की बात। अब हम लोग आते हैं पढ़ाई की बात में, अब हम लोग आते हैं फ्यूचर की बात पे। चलिए, हम लोग फर्स्ट की क्लास में मानवाधिकार क्या है पढ़े थे, मानवाधिकार को कब एक्सेप्ट किया गया पढ़ लिए थे। दूसरे की क्लास में हम लोग पढ़े थे, सेकंड लेक्चर में पढ़े थे कि मानवाधिकार को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, कितने भाग में उसको बांट दिया। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि पहला और दूसरा क्लास आपको समझ में आया, अच्छे से समझ में आया। अब उसी को हम लोग दोस्तों तीसरी लेक्चर है उसको आगे बढ़ाएंगे। फर्स्ट सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको थर्ड समझ में आएगा। और थर्ड समझने से पहले मैं आप लोग को एक बार फिर से बोलूंगा कि कंटिन्यू बने रहिए क्लास में। अरे कोई पढ़े चाहे नहीं, आप पढ़िए। 10 में से एक ही लोग जो होंगे वो आईएएस आईपीएस जो भी सरकारी नौकरी करेंगे, तो आप हो सकते हैं कल के भविष्य। तो चलिए, आप लोग को पढ़ना है और खुद का भविष्य बनाना है। हम लोग भविष्य बनाते हैं, परसेंटेज वो सब पेपर में है, बस नॉलेज देने का काम होता है। बस नॉलेज दीजिए, परसेंटेज खुद आ जाएगी। अगर आपके पास नॉलेज है तो परसेंटेज झक मार के पीछे आएगी। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं लेक्चर थर्ड। आज का जो फर्स्ट टॉपिक है दोस्तों वो है नकारात्मक और सकारात्मक अधिकार। नकारात्मक बुरा, सकारात्मक अच्छा। अब देखो दोस्तों, पहले आप समझिए कि नकारात्मक सोच होती क्या है, उसके बाद हम लोग अधिकार को समझेंगे। और सकारात्मक सोच होती क्या है? हर नेगेटिव के साथ पॉजिटिव होती है और पॉजिटिव के साथ नेगेटिव होती है। चलिए समझिए कि नकारात्मक सोच क्या है। नकारात्मक सोच उस सोच को कहते हैं जो हमेशा बुरा समझते हैं, जो हमेशा बुरा सोचते हैं। और सकारात्मक सोच उसे कहते हैं जो हमेशा अच्छा समझते हैं, अच्छा सोचते हैं। अब किसी के बारे में आप हमेशा बुरा बोल रहे हो तो वो आपकी थिंकिंग जो है वो नेगेटिव है, और किसी के सामने किसी के बारे में आप पॉजिटिव सोच रहे हो वो थिंकिंग आपकी पॉजिटिव है। और ऐसे ही बोला जाता है कि इंसान को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। नेगेटिव में भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव को निकालिए, नेगेटिव में कहीं ना कहीं पॉजिटिव को निकालिए, ना कि पॉजिटिव में कहीं ना कहीं नेगेटिव को निकालिए। मेन मोटो यही होती है कि सकारात्मक और नकारात्मक, समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं, देखते हैं क्या है नकारात्मक और सकारात्मक अधिकार क्या है। आज इसको डिफाइन करते हैं। देखिए, फर्स्ट कहा गया है नकारात्मक और सकारात्मक अधिकार वे अधिकार हैं जो या तो निष्क्रियता यानी नकारात्मक या कार्यवाही सकारात्मक अधिकार के लिए बाध्य करते हैं। इन शॉर्ट वे में समझिए दोस्तों कि नकारात्मक अधिकार वो अधिकार को कहते हैं जिस पे राज्य सरकार कोई नियंत्रण नहीं करेगी। मरो कटो हमको मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है राज्य सरकार के पास। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार नकारात्मक अधिकार में उल्लंघन नहीं करेगी, हस्तक्षेप नहीं करेगी। लिमिट दिया हुआ है, उसमें हस्तक्षेप नहीं करे। जिसपे राज्य सरकार हस्तक्षेप ना करे उसी को हम लोग कहेंगे नकारात्मक अधिकार। शॉर्ट वे में समझाएं इसको और ये डिफाइन करेंगे। देन आफ्टर सर सकारात्मक अधिकार क्या हुआ? अब देखो उसी को उल्टा कर दो जिसमें राज्य सरकार हाथ डाल देगा, हस्तक्षेप करेगा, तू ना कर भी, ये मेरे अंदर आता है। मतलब कि नकारात्मक अधिकार सरकार के अधीन नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं सकारात्मक अधिकार सरकार के अधीन होते हैं। जिसपे सकारात्मक अधिकार में राज्य सरकार कानून बना सकती है, सकारात्मक अधिकार में राज्य सरकार आपके लिए व्यवस्था कर सकती है, सकारात्मक अधिकार में राज्य सरकार आपके लिए सारा उपाय करेगी। जो उपाय आपके लिए राज्य सरकार, वो आपके लिए सकारात्मक अधिकार। जो आपके लिए राज्य सरकार नहीं कर रही है वो आपका नकारात्मक अधिकार। अरे यार, अधिकार वही है जो आपके लिए उपाय किया है। जिसके लिए उपाय किया गया नहीं है संविधान में, जिसके लिए उपाय किया ना वो मेरे नकारात्मक हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव राइट्स हो जाएगी। चलिए, आई होप ये छोटा सा आप लोग को अपने लैंग्वेज में समझाएं, समझ में आएगा। अब देखते हैं और क्या बोलता है। वही बोला है कि नकारात्मक अधिकार या सकारात्मक अधिकार के लिए बाध्य करते हैं। ये दायित्व कानूनी या नैतिक चरित्र के हो सकते हैं। बताएं, कानून का और नैतिक का दोनों में हो सकता है। कानूनी कार्रवाई करो या नैतिकता कार्रवाई। कानूनी सरकार, अब हमारे गांव में सरकार है ये नहीं, कोई सरकार मुखिया से कोई है ये ना हो यार, कोई ना है। अब क्या करेंगे हम? वहां सकारात्मक अधिकार नहीं, मारो रे, काटो रे, मुरा दो रे, ये क्या कर रहे हैं? हाँ सरकार है ये नहीं,
कानून है ये नहीं, जो मन में आ रहा है कर रहे हैं, मार दिए, काट दिए, हबक दिए, जो भी किए किए, तो कहीं ना कहीं वो मेरा नकारात्मक अधिकार में, कोई रोक टोक करे वाला है ये नहीं। तो जो मन में आएगा से करेंगे, वो आ जाएगा नकारात्मक अधिकार में। अब यहां आ गया भैया कानून, ओकरा ना मार, पुलिस पकड़ ले तो, प्रशासन आ जाता, हला मत कर, ये कर वो कर, मत मार रे, अंदरूनी मार रहे, खून मत देखा, तो ये क्या प्रशासन है ना, प्रशासन। अब देखो वहां प्रशासन आएगी तो प्रशासन भेजेगा कौन, सरकार, तो वो कहां हो जाएगा, वो सकारात्मक अधिकार में हो जाएगा। दोस्तों यहां तक क्लियर है? नैतिक समझ लिए, कानूनी समझ लिए, नकारात्मक समझे, सकारात्मक समझे। अब इसको और फाइंड करेंगे, टेंशन एकदम नहीं लेना है, बस एकदम आराम से पढ़ना है। अब क्या बोलते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक अधिकारों की धारणा को स्वतंत्रता अधिकारों पर भी लागू किया जा सकता है। स्वतंत्रता, अरे यार अधिकार किसको, जो स्वतंत्र है, अधिकार। पहला लेक्चर जिसमें हम लोग मानवाधिकार को बताए थे, हम लोग को अधिकार क्यों मिला है, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं, इसीलिए पृथ्वी पर जो भी मनुष्य है, जिंदा है, सबको अधिकार है। तो वही स्वतंत्रता अधिकार क्या बोलते हैं, देखिए, सकारात्मक और नकारात्मक अधिकारों की धारणा को स्वतंत्रता अधिकारों पर लागू किया जा सकता है। भैया स्वतंत्र है तो हम पे नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, तभी ना करंट आएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिलेगा तब, तो वही हमें भैया नेगेटिव और पॉजिटिव, वही बोलते हैं अधिकारों पर भी लागू किया जाएगा। स्वतंत्र आदमी है, स्वतंत्र है, सब पर लागू किया जाएगा, नकारात्मक और सकारात्मक। कोई दिक्कत तनी सुन भी नहीं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोलता है। चलिए आगे बोला है कि नकारात्मक अधिकार में नागरिक और राजनीतिक अधिकार शामिल हो सकते हैं। जैसे दोस्तों यहां हम लोग कल पढ़ चुके हैं राजनीतिक अधिकार और नागरिक अधिकार, आई थिंक दूसरा लेक्चर में, हाँ दूसरा लेक्चर में जब हम लोग मानवाधिकार को डिवाइड किए थे, पार्ट बांट दिए थे 4 गो भाग में, उसी में हम लोग नकारात्मक में पढ़े थे, सॉरी उसी में हम लोग नागरिक और राजनीतिक अधिकार को पढ़े हैं। अगर नहीं पढ़े तो आप लोग जाके फिर से सेकेंड लेक्चर को देख लीजिएगा अच्छे से, तभी थर्ड लेक्चर समझ में आएगी। तो वही बोलता है नकारात्मक अधिकारों में नागरिक, हम लोग राजनीतिक, राजनेता लोग, जिसमें संविधान, कानून, सब अधिकार शामिल हो सकते हैं। जैसे भैया कुछ बोल बाल के निकल जो, बोलने कुछ बोल के निकल गया, गरिया के निकल गया, मार के निकल गया, तो बोलने की स्वतंत्रता है ना। बात बात पर लोग गरिया देता है, दोस्त दोस्त को गरिया देता है, दोस्त दोस्त का हम बतिये पर गरिया रहा है, तो कहीं ना कहीं गरियाने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता बोलिए। अब बोलने की स्वतंत्रता, लेकिन आजकल लोग गाली को ही यूज करते बोलने के तरीके में, बोलने का तरीका नहीं, गरिया के बोलो। तो बोलने की स्वतंत्रता बताए थे आप लोग को, जीवन जीने की स्वतंत्रता, निजी संपत्ति की स्वतंत्रता, हिंसक अपराध से मुक्ति। हम लोग शायद फर्स्ट लेक्चर में हिंसक समझे थे, लड़ाई झगड़ा, मार के हड्डी तोड़ दिया, गोड़ तोड़ दिया, कपार फाड़ दिया, उस सब से मुक्ति नकारात्मक और सकारात्मक अधिकार में देख रहे हैं। और आप लोग का लेक्चर का नाम है विशेषाधिकार, सॉरी मानवाधिकार। हम लोग को क्या क्या अधिकार है जिंदगी में, वो सारा चीज, तो आप लोग को टॉपिक से हटना है। टॉपिक एक नाम हो यार अधिकार, टॉपिक एक नाम है मानवाधिकार, वही हम लोग को पढ़ना, हटने नहीं है। क्लियर? देखिए बोल भैया, बोलने की स्वतंत्रता, जीवन जीवी होकर स्वतंत्रता, निजी संपत्ति की स्वतंत्रता, हिंसक अपराध से मुक्ति, लड़ाई झगड़ा, धोखाधड़ी के खिलाफ सुरक्षा। धोखा दे दिया, अब धोखा दे दिया, ये लड़का लड़की धोखा दे दिया, तो कर लिए कानून आपको थोड़ी प्रशासन ये करेगा कि ना रे बेचारा काट दे तो हाथ काट ले तो गोड़ काट ले तो, एक मत रह। क्या बोला है, धोखाधड़ी के खिलाफ सुरक्षा, धोखा करके जमीन हड़प लिया, कानून आएगा, जांच पड़ताल करेगा, धोखा करके पैसा लेके भाग गया, उसमें आपको कानूनी सुरक्षा मिलेगी। अब लड़ाई झगड़ा कर भी और हाथ काट ले भी, गोड़ काट ले भी कि हमको नहीं एक्सेप्ट किया, हम मर गए, वो कर दिए, तो उसमें कानूनी अपराध नहीं है भैया। हाँ जब आप आत्महत्या कर दीजिएगा तब आपका जांच पड़ताल करेगा, ठीक है। तो कानूनी अपराध वहां है धोखाधड़ी करना। अब धोखाधड़ी का मतलब एकदम इजी समझना है कि वो धोखा लड़का लड़की वाला धोखा नहीं, हाथ काटे वाला धोखा नहीं, यहाँ जमीन हथिया वाला धोखा, पैसा छीनने वाला धोखा, झूठ बोल के पैसा हड़प लिया उसका धोखाधड़ी करके खिलाफ सुरक्षा सरकार देगी। धर्म की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को अपने धर्म में मानने का अधिकार है, उसके लिए कानूनी कार्रवाई है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, आप भारत में है,
भारत का कानून जानते हैं, तो वही कहीं ना कहीं प्रत्यक्षीकरण करेगा। निष्पक्ष सुनवाई भैया, निष्पक्ष सुनवाई का मतलब एक पक्ष में नहीं, जो भी कोर्ट देगी वो दोनों के, अरे कोर्ट है भैया, एक अकेला किसी का अगेंस्ट थोड़ी बोल सकती है, दोनों को पहले सुनेगी, ठीक है, दोनों का आदमी का बात सुनेगा, तू क्या कर ली रे तू बता, तू क्या कर ली रे तू बता, उसके बाद तोरा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी कोर्ट है आपको फैसला देगी। निष्पक्ष सुनवाई और दूसरे द्वारा गुलाम ना बनने का अधिकार, बने तो बाप का नौकर ही होगा, हम लोग देखे हैं, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। हम क्या बोले हैं, थर्ड लेक्चर सुनने से पहले फर्स्ट एंड सेकेंड सुन लीजिए, आप लोग के लिए मानवाधिकार इतना इंपॉर्टेंट है, कभी पीछे नहीं। अरे अपना अधिकार को जानिएगा तब सरकार से लड़िएगा, अपने अधिकार को जानिएगा तब लड़िएगा, कि नहीं मेरा अधिकार है लिखल है। तो वही बोला है, हम ना बनबो तोर गुलाम से, तोर बाप के नौकर नहीं, अपन काम अपने कर। तो कहीं ना कहीं दूसरे द्वारा गुलाम ना बनने का अधिकार, नहीं बनेंगे। घर में बात अलग है, अब दूसरा आपको, आप लोग पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, एक तो छोटा सा आप लोग पढ़े होंगे, 12th में आप लोग पढ़े होंगे आई थिंक, उपनिवेशवाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के लिए भी और पॉलिटिकल के लिए भी। वही उपनिवेशवाद यहां बोल दिया, गुलाम ना बनने का अधिकार। अब छोटा सा सिलेबस से हटते हैं और हम लोग, ये आपका हिस्ट्री में आता है, राजनीतिक में आते हैं, चलिए दोनों सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं थोड़ा सा। जब हमारा अंग्रेज भारत आया था, सबको पता आया था, अब कहीं ना कहीं कंपनी क्या की थी, ताकतवर थी और हम लोग कमजोर थे। अभी इस यहां से हट रहे हैं, इसी के बारे में दोस्त, गुलाम न बनने का अधिकार बता रहे कि सर ये कौन है गुलाम न बनने का, हम लोग तो बोले कि तो नौकर थोड़ी है, उसी का हम पूरा डिफाइन आपको कर रहे हैं। जब हमारा देश कमजोर था, कमजोर नहीं ताकतवर बोल सकते हैं आर्थिक मामले में, तो कहीं ना कहीं इससे ज्यादा ताकतवर देश हमारा इंग्लैंड था, नॉट हमारा, वो दूसरा विदेश होगा, इंग्लैंड था। तो कहीं ना कहीं वो आधुनिक के मामले में आगे था और हम लोग आधुनिक के मामले में पीछे थे। ओकर पास खूब सारा हथियार था, वो क्या करेगा, अब हम कमजोर है तो हमको दबाएगा, हमको दबाएगा। तो वही बोला है कि दूसरे द्वारा गुलाम न बनने का अधिकार। अब सब ना कोई देश में, सब देश, ज्यादा जो भी देश है वो कहीं ना कहीं अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर लिया, पहले कमजोर थे 1900 के दशक में, तो कहीं उसी को कहेंगे उपनिवेशवाद। शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश को गुलाम बना के रखा, जैसे हम लोग को अंग्रेज गुलाम बना के रखा। नहीं बनेंगे अब गुलाम, क्या बोला है, तो नहीं बनेगा गुलाम, अधिकार है, नहीं बनेंगे गुलाम, क्लियर। वही बोला है भैया कि दूसरे द्वारा गुलाम ना बनने का अधिकार, स्वतः नहीं बनेगा गुलाम, जो करना है कर ले, ना ये तो बाप के नौकर, केस कर भी जो कर दे, बोलते हैं। वही कहा गया है, नकारात्मक अधिकारों में नागरिकी और राजनीतिक सब शामिल। कोई दिक्कत तनी सुन भी, चलिए अब देखिए क्या बोलता है। देखिए अब देखिए सकारात्मक अधिकार। सकारात्मक अधिकार क्या है, सकारात्मक अधिकार जैसे कि शुरुआत में 1979 में चेक न्यायवादी कारेल वास्क द्वारा प्रस्तावित किया गया था। किसके द्वारा, कारेल वास्क, जो कि चेक गणराज्य के थे, 1979 में प्रस्ताव किए थे। क्या था भैया कि इसमें अन्य नागरिक और राजनीतिक अधिकार शामिल हो सकते, जैसे भैया परामर्श का अधिकार और व्यक्ति की संपत्ति का पुलिस सुरक्षा। भैया व्यक्ति की संपत्ति पुलिस सुरक्षा। अब क्या कहीं ना कहीं ये प्रस्ताव में बोले हैं कि नागरिक और राजनीतिक अधिकार शामिल हो सकते, जैसे परामर्श का अधिकार, किसी भी कोई भी कहीं भी जाके परामर्श ले सकता है। दूसरा है व्यक्ति और संपत्ति की पुलिस सुरक्षा, व्यक्ति हो चाहे संपत्ति हो। अब देखो व्यक्ति की सुरक्षा, आपको पता है कि सर जान का खतरा है, हमको वहां जाएंगे मार देगा, हमको पुलिस दीजिए, प्रोटेक्शन दिया, नरेंद्र मोदी को प्रोटेक्शन मिला है, जितने भी राजनेता है सबको प्रोटेक्शन है ना। अब देखिए सर ये पुलिस सुरक्षा, व्यक्ति और संपत्ति की, व्यक्ति सुरक्षा समझ गए सर, संपत्ति की सुरक्षा। देखो कहीं ना कहीं आप लोग बैंक गए, हाँ सर बैंक तो रोज आना जाना है, चलिए ठीक है। अब कहीं ना कहीं एटीएम के पास या फिर बैंक में जिस गाड़ी से पैसा जाती है, संपत्ति जाती है, जिस गाड़ी जिस वैन में
संपत्ति पैसा जाती है तो उसके साथ दुगो गार्ड लोग रहेगा, बॉडी गार्ड लोग। क्या कहेगा, कोई अटैक ना कर दे, पैसा को कोई छीन ना ले, और सबके हाथ में क्या रहेगा, बंदूक, जे तो दाग देंगे। तो संपत्ति का सुरक्षा कर रहा है ना आपका सरकार, तो बंदूक कौन दिया, सरकार दिया, हम जाकर थोड़ी खड़ा हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को भी और कहीं ना कहीं संपत्ति को भी पुलिस सुरक्षा हमारी सरकार दिया। पुलिस सुरक्षा आगलो यानी सरकार आगलो, कोई दिक्कत, चलिए बहुत अच्छी है। अब क्या बोलता है इसके उसके अलावा क्या क्या है भैया, भोजन खाए ले, राशन दे रहा है सरकार, आवास शौचालय बना रहा है, घर दे रहा है, सार्वजनिक शिक्षा, सभी को शिक्षा पाना है, सरकारी स्कूल, रोजगार सभी को मिलेगा, राष्ट्रीय सुरक्षा भी करेगा, सैन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक सुरक्षा, इंटरनेट का उपयोग और न्यूनतम जीवन स्तर जैसे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार शामिल हो सकते हैं। देख भैया इस समय सरकार है, क्या है, सरकार है। अब हम लोग को शिक्षा सरकार दे रही है ना, सरकारी रोजगार सरकार दे रही है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा कौन कर रहा है, राष्ट्र का सुरक्षा सरकार दे रही, तो ये सब सकारात्मक में आ जाएगा, किसमें, सकारात्मक में आ जाएगा। स्वास्थ्य देखभाल करो, सरकारी हॉस्पिटल बना दो, सामाजिक सुरक्षा, भैया समाज का सुरक्षा, इंटरनेट यूज करो, भारत बंद कर देंगे, सरकार बंद कर देगा, आप यूज कर पाइएगा 5G नहीं, तो कहीं ना कहीं उसमें सरकार नियंत्रण कर सकती है और सांस्कृतिक अधिकार शामिल हो सकते हैं। नकारात्मक देख लिए, कानून नहीं है, राज्य सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं की, लेकिन सर सकारात्मक में सब है तो राज्य सरकार केंद्र सरकार कर रही है, तो ये सकारात्मक आ जाएगी। अरे अच्छा काम कर भी, अरे ये अच्छा कर लड़को, एक साथ हम ही, अब जब आप सक्सेस होइएगा तो आपके साथ सारे लोग रहेंगे, जिसको आप नहीं जानते वो आपके साथ सेल्फी लेंगे, सेल्फी लेंगे, जिनको नहीं जानते ऐसे करके, अरे ना जानिए काहे, बंदा आपके साथ है, क्यों, आप सक्सेसफुल है, आप में पॉजिटिव वे आ गया है। और नकारात्मक गरिया भाग जो करो, मारपीट कर दे, बुला दे ना यार, मारपीट केस में कहे जब वहां आएगा नहीं, तो वहां देख लीजिए नकारात्मक और सकारात्मक, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मानवाधिकार के 3 पीढ़ियां, ये 5वीं पीढ़ी, 5 जनरेशन, 3 पीढ़ियां मान के चलिए, 3 पीढ़ियों के खाते में नकारात्मक अधिकार अक्सर अधिकारों की पहली पीढ़ी से जुड़े होते हैं। पहला पीढ़ी में, अब देखिए पहला पीढ़ी में इतना कांड नहीं होता था, हमारे दादा परदादा इतना कांडे नहीं होता था, ये सब था का नहीं था, तो कहीं ना कहीं उतना कानून के, अरे पहला पीढ़ी में कोई थोड़ी कानून बनता था, सरपंच चलो भैया वहीं बैठ के वहीं काम निपटा रहा, पुलिस थोड़ी होता था, बहुत पहला पीढ़ी में होता था ना, नहीं एकदम रफा दफा कीजिए मामला केस आउट, सब चीज साफ। अब कहिया भैया तोरा केस हो तो कानून है तो प्रशासन जांच पड़ता, ये सब नहीं था पहले, तो कहीं ना कहीं पहली पीढ़ी आपको कहीं ना कहीं लिंक करती है, यानी बताती है नकारात्मक के बारे में। और अब अगला हर चीज में केस कर देंगे, मारे धमकी देगा कैसे कर देंगे कि जान का खतरा कर देंगे, अब सब चीज में कानूनी कार्रवाई होगी, सब चीज में। अगर लड़का मर गया लड़की के चक्कर में तो कौन पुलिस आगे जांच पड़ताल करेगी, पहले था ये सब नहीं था, पहला धोखा था, होता उतना नहीं था, लेकिन अब देखिए जबकि सरकार सकारात्मक अधिकार दूसरी और तीसरी पीढ़ी से जुड़े होते हैं, नकारात्मक पहली पीढ़ी बहुत इंपॉर्टेंट, नकारात्मक, अरे नकारात्मक समझे, कोई पूछते नकारात्मक अधिकार कहा भैया, नकारात्मक अधिकार हमारे पूर्वजों से चलते आ रहा है, जिसमें कोई कानून सरकार है ये नहीं था, नहीं था। और सकारात्मक नहीं सर हर चीज में कानून है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सकारात्मक अधिकार। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रही होगी। तनी सुन भी दिक्कत होगा तुरंत बोलिएगा, तनी हम क्या बोले कि जो पॉइंट भी दिक्कत होगा तो तुरंत पूछना है। क्लियर, नकारात्मक सकारात्मक समझ रहे हैं, हाँ अरे इतना अच्छा से हाँ समझ जाइएगा, बच्चा जैसा समझा रहे, बच्चा घरेलू लैंग्वेज में, अरे आपस में जो बात वो लैंग्वेज में समझा, इससे नहीं समझिएगा तो फॉरेनर लैंग्वेज में आप लोग नहीं समझ सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। सकारात्मक और नकारात्मक अधिकारों के सिद्धांत के तहत एक नकारात्मक अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसे किसी अन्य व्यक्ति या सरकार जैसे समूह अधिकार
जिसे किसी अन्य व्यक्ति या सरकार जैसे समूह की कार्यवाही के अधीन नहीं किया जाना चाहिए। समूह के नहीं करेगा कोई। मॉब लीचिंग, आप लोग कहानी सुनेंगे, मॉब लीचिंग मतलब 4-5 गो मिलके एगो के मार दिया, तो उसको कहते हैं मॉब लीचिंग। हम लोग आगे समझेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो वही बोलता है उसके अधीन नहीं है। क्या बोला है देखिए, कार्रवाई के अधीन नहीं, सरकार जैसे समूह ग्रुप की कार्रवाई के अधीन नहीं किया जाए, नहीं मारेगा, उसमें सरकार फैसला लेगी। अगर आपको मारा है तो आप केस करो, उसमें सरकार फैसला लेगी। अगर आप 4-5 गो लड़का बुला के उसको मरवा देते हैं तो कहीं ना कहीं वो कानून को अपने हाथ में लेते हैं, तो वही नहीं किया जाना चाहिए। क्लियर? चलिए अब देख भैया, जो आमतौर पर दुर्व्यवहार या जबरदस्ती के रूप में होता है। अब दुर्व्यवहार हम लोग शायद पढ़े थे पहला वाला क्लास में, और वही बोला है या जबरदस्ती मत करो रे, जबरदस्ती छीन रहा है, जबरदस्ती मार रहा है, कोई लिमिट नहीं है, सब चीज जबरदस्ती कर रहा है। तो वही बोलता है जो आमतौर पर दुर्व्यवहार या जबरदस्ती के रूप में होता है, ये नकारात्मक है। जो कानूनी कार्रवाई है वो तो हम करेंगे, आज जो कानूनी कार्रवाई नहीं है और उसको जबरदस्ती करे तो वो कहीं ना कहीं नकारात्मक अधिकार को हम लोग को बता रहा है। क्लियर? चलिए, नकारात्मक अधिकार तब तक अस्तित्व में रहते हैं नकारात्मक अधिकार तब तक अस्तित्व में रहते हैं जब तक कोई उन्हें नकारने का कार्य नहीं करता। हम कुछ कर लिए गलती और केकरो नहीं बताएं, गोपनीयता मतलब छुपा के रखे, तो कोई बोलेगा कि नहीं कि तुम गलती किए। और वही गलती अगर हम मम्मी आज कर लिए, मम्मी बाबूजी आज हम कर लिए इतना बड़ा गलती, जब तक नकराने का कार्य नहीं करता, जब तक कोई आपको नकारेगा नहीं, हर कैसे कर देनी कमरे, तब ही आपको नकारने का कार्य, उन लोग नकार रहे हैं ना आपको, तो वही होगा नकारात्मक। जब तक आपको कोई नकारा नहीं तब तक आप गलती नहीं किए, तब तक आप सकारात्मक अधिकार के साथ चल रहे हैं। जब कोई नकरा दिया, अरे कैसे कर ली रे, हाय हाय है मार ली, नकार रहा है ना, कहीं नेगेटिव की ओर दुख व्यक्त कर रहा है, शौक व्यक्त कर रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या बोलता है, जब तक कोई उन्हें नकारने का कार्य नहीं करता है, जब तक उसको कोई नहीं नकारेगा तब तक नकारात्मक कार्य आपका रहेगा ही, अवस्थित रहेगा। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए, सकारात्मक अधिकार किसी अन्य व्यक्ति या समूह की कार्रवाई के अधीन होने का अधिकार है। भैया सब समूह मिलकर करेगा, समूह मिलके, अब समूह मिलके क्या करेगा भैया, सकारात्मक अधिकार। अब जान रहे भैया, सकारात्मक देखो, नकारात्मक अधिकार अकेले करेगा, 2 गो 3 गो मिलके करेगा नकारात्मक, जिससे कानूनी कार्रवाई नहीं किया जाएगा। और वही बोल रहा है, सकारात्मक अधिकार किसी अन्य व्यक्ति या समूह की कार्रवाई के अधीन होने का अधिकार है। सब अधीन है भैया, इस सभी का अधीन है कौन, सकारात्मक अधिकार, माने सभी के अंदर है सकारात्मक अधिकार। सब पॉजिटिव काम ही करना चाहता है। वो अलग बात है कि गलत संगत में लोग गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, लेकिन लोग सही संगत में ही रहना पसंद करेंगे। तो वही बोलता है सकारात्मक अधिकार भैया अधीन, समूह के अधीन होने का अधिकार है, समूह के अधीन, समूह के नीचे रहेगा सकारात्मक। कोई दिक्कत? तनी सुन भी। चलिए, और क्या बोलता है, हाँ, सकारात्मक और नकारात्मक अधिकारों के बीच अंतर में विश्वास आमतौर पर स्वतंत्रतावादियों, अब देखिए, स्वतंत्रतावादियों द्वारा बनाए रखा जाता है या उन पर जोर दिया जाता है। समझिएगा, फिर से हम पढ़ते हैं, नहीं समझ में आएगा फिर से हम पढ़ रहे हैं। सकारात्मक और नकारात्मक अधिकारों के बीच अंतर में, डिफरेंट बता रहे हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, अंतर में विश्वास आमतौर पर स्वतंत्रतावादियों द्वारा बनाए रखा जाता है। स्वतंत्रतावादी भैया हम स्वतंत्र है, तो हमें नकारात्मक काम भी करेंगे और हमें सकारात्मक कार्य भी करेंगे, नेगेटिव हमें, पॉजिटिव हमें, अंधा भी हम, कानून भी हम, अंधा कानून। क्लियर है? यहां अंधे भी हमें और कानून भी हमें। वही बोलता है स्वतंत्रतावादियों द्वारा बनाए रखा जाता है या उन पर जोर दिया जाता है, जो मानते हैं कि सकारात्मक अधिकार तब तक मौजूद नहीं होता जब तक कि वे एक अनुबंध द्वारा नहीं बना। अनुबंध मतलब कानून। अब क्या बोलते समझिए, सकारात्मक अधिकार लोग कब मानेंगे,
जब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी तब तक लोग सकारात्मक अधिकार नहीं मानेंगे। पुलिस आ गया, अरे ना यार ये हम गलती किए हैं, कानूनी कार्रवाई हो रही है, तो वो सकारात्मक अधिकार में चला जाएगा। वही बोला है, या उन पर जोर दिया जाता है जो मानते हैं कि सकारात्मक अधिकार तब तक मौजूद नहीं होते, तब तक हम सकारात्मक अधिकार नहीं होंगे जब तक कि वे एक अनुबंध द्वारा नहीं माने जाते, बनाए जाते हैं। क्लियर? अनुबंध यानी प्रस्ताव यानी उद्देश्य, किसी भी कानून का बनाने के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, उद्देश्य जरूर होती है। क्लियर? कोई दिक्कत? अब देखिए क्या बोलता है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा, क्लास लेक्चर नंबर 1, एमडीसी पेपर का लेक्चर नंबर 1, जो हम लोग मानवाधिकार पढ़े थे, जिसमें से हम लोग यूएनडीएचआर पढ़े थे। यूएनडीएचआर, वही कहानी आ गलो यहां। तीसरा क्लास अटेंड करने से पहले पहली और दूसरी लेक्चर जरूर देखिए, तभी तीसरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? वही बोला है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया। दोनों भैया, यूएनडीएचआर में दोनों कर दिया है, इंपोर्ट कर दिया है, लिख दिया है। ए भैया तू सकारात्मक में ही नकारात्मक में भी इंसान हो भैया, गलती भी करते हो सुधारते भी। अरे जब तक गलती करते हो तब तक सुधारते कैसे? बोल, यही है। क्या बोला है? यूएनडीएचआर ने घोषणा में कह दिया, घोषणा कर दिया पूरा विश्व में। क्या घोषणा किया सर? क्या घोषणा किया? यूएनडीएचआर हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, हम लोग फाइंड कर चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास नंबर लेक्चर नंबर 1 में। कोई दिक्कत नहीं होगा, जहां बोलिएगा दिक्कत तड़तड़ा देंगे, मार के कपार एकदम, जरा सा भी दिक्कत है। चलिए देखते हैं, अधिकारों सूचीबद्ध किया गया है, दोनों भैया, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी, दोनों को, एकदम दोनों को कर दिया यूएनडीएचआर कंप्लेन, एकदम कर दिया लागू। क्या बोलता है भैया? अधिकारों में सूचीबद्ध किया गया, लेकिन 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 उन्हें इस रूप में पहचान नहीं किया गया है। अब कौन रूप में पहचान किया गया भैया? कौन सा रूप में पहचान किया गया? देखते हैं क्या बोलता है। देखिए क्या बोलता है। आते हैं हम लोग क्लास में, देखिए क्या बोल दिया है। अधिकांश उदार लोकतंत्रों के संविधान, अधिकांश उदार लोकतंत्रों के संविधान नकारात्मक अधिकारों की गारंटी देते हैं भैया। अधिकांश लोकतंत्र देश, अधिकांश लोकतंत्र देश नकारात्मक गारंटी देते हैं, नकारात्मक अधिकार की गारंटी देते हैं, लेकिन सभी में सकारात्मक अधिकार शामिल। लेकिन भैया क्या बोला है? देखिए ये पॉइंट को अच्छे समझना, अच्छे से एकदम अच्छे से देखिए क्या बोलता है। संविधान नकारात्मक अधिकारों की गारंटी दे रहे हैं, लेकिन सभी में सकारात्मक अधिकार शामिल नहीं है। देखो सभी लोकतंत्र उदार वाले जो भी देश है, सभी नकारात्मक यानी नेगेटिव राइट्स को गारंटी देते हैं, लेकिन सभी में पॉजिटिव राइट्स शामिल नहीं है। नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव की गारंटी यानी नकारात्मक की गारंटी दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें सकारात्मक की गारंटी नहीं है, सकारात्मक अधिकार शामिल। अब देख, गलती करे थी तो वो गलती ही है, उसमें सही खोजने का जरूरत ही नहीं। भैया तू गलती, तू दूसरे के जान मारी थी तो गलती है, अब तू जान मार के होकर पॉजिटिव थोड़ी खोज भी। हम मर गए, खत्म हो गया, खत्म। अब जब हम मरिए गए तो हमारे में तू सकारात्मक क्या ढूंढिएगा? मर गया इंसान, खत्म हो गया, कुछ ढूंढे लायक है नहीं है। वही बोला है, क्या बोला है? अधिकारों की गारंटी देते हैं, लेकिन सभी में सकारात्मक अधिकार शामिल नहीं है। क्लियर? तनी सुन भी। हाँ सर, देखिए अब क्या बोलता है। सकारात्मक अधिकारों की गारंटी अक्सर
अन्य कानूनों द्वारा दी जाती है और अधिकांश उदार लोकतंत्र अपने नागरिकों को सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित शिक्षा, बेचारा को कुपोषण से मर गया, स्वास्थ्य देखभाल सरकारी अस्पताल बनवा दिया, सामाजिक सुरक्षा, समाज के सुरक्षा और बेरोजगारी लाभ प्रदान कई सब देख भैया, सब सकारात्मक में आग लो। सकारात्मक बहुत इंपॉर्टेंट है, सकारात्मक। कोई दिक्कत? मजा आ रहा है? चलिए, उम्मीद कर रहे हैं कि जितना तोड़ तोड़ के हम आप लोग एकदम बच्चा जैसा समझा सके, एकदम बचपन जैसे। अरे यार, घरे जो कर रहे वही हम लोग, जो घरे पढ़ते वही पढ़ते, जो भाषण पढ़ते वही पढ़ रहे हैं, एकदम बच्चा जैसा। और सोना पढ़ ले रे बाबू, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक सुरक्षा और बेरोजगारी लाभ प्रदान के बाबू सरकार। बेरोजगार है बाबूजी, रोजगार दे के सरकार। शिक्षा नहीं बाबूजी, शिक्षा दे के सरकारी स्कूल। बाबूजी कुपोषण के शिकार हो गए, कहाँ? घरे ना, हॉस्पिटल। ये कहीं ना कहीं भैया क्या बोलता है, अधिकांश लोग अपने समस्त नागरिकों को शारीरिक रूप से वित्त पोषित शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक सुरक्षा और बेरोजगारी लाभ प्रदान करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये अच्छे से आपको समझ में आई होगी कि सकारात्मक और नकारात्मक जो अधिकार है वो क्या बोलना चाहता है। पूछेगा क्वेश्चन कि नकारात्मक और सकारात्मक के बीच के संबंधों को दर्शाइए, पूछेगा, आपके अनुसार होगा। अरे मेरा बतिया है समझाने वाला, मेरा बतन का थोड़ी लिखिएगा आप कि ना सर ऐसे ऐसे बोले तो तेईस सब नहीं लिखना। हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि होता क्या है। लिखना तो आपको अपने वर्ड में ही है, नोट्स है, लिंक में नोट्स दिया हुआ है, लिखना तो आपको नोट्स पढ़ के ही है। नोट्स ले लीजिए, लिंक में ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम, व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, JExamplex के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है। खाली पुटुक से उसमें क्लिक करके ज्वाइन ग्रुप हो जाइए, सारा चीज वहां मिल जाएगा, सारा एकदम एक को ना फ्री में। उसे पढ़िए, पढ़ा नहीं समझ में आया लेक्चर देखिए, लेक्चर नहीं समझ में आया लिखल का देखिए। क्लियर? ये थी आपकी सकारात्मक और नकारात्मक के बारे में। सर बोलिए, ठीक है हम समझ गए, सकारात्मक और नकारात्मक एक नंबर समझ गए, बहुत अच्छा है। दोनों लड़ाई कर दिया, तब लड़ाई मारा मारी झोटा झोटी कर दिया, फोरा फोरी कपार फोड़ दिया, मार दिया, तब क्या होगा? टॉपिक नेक्स्ट वही है। देखिए क्या हुआ है, जब चलिए देखते हैं मूव। हाँ देखिए, जब नकारात्मक और सकारात्मक लड़ाई कर ले, कान एक दूसरे का कबाड़ दे, एक दूसरे का माथा फोड़ ले, अगर वही लिखा है जब नकारात्मक और सकारात्मक अधिकार में टकराव हो जाए, तब मारपीट हो जाए, तब क्या होगा? देखते हैं क्या होगा। अधिकारों को अहस्तांतरणीय माना जाता है, हालांकि व्यवहार में इसे अक्सर श्रेणीबद्ध निरपेक्षता के रूप में लिया जाता है। निरपेक्षता जिसको बोलेंगे, आप लोग पढ़े होंगे धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्म को माना जाता है भारत में, वही बोलता है अधिकारों को हस्तांतरणीय माना जाता है, सबको अपना अधिकार दिया गया है, लेकिन व्यवहार में इसे अक्सर श्रेणीबद्ध निरपेक्षता के रूप में लिया जाता है। व्यवहार जैसा नेचर उसको आगे रखेंगे, मैं अच्छा इंसान हूं यार, पहले अच्छा को रखेंगे, श्रेणीबद्ध में रखेंगे, अच्छा को अच्छे के साथ, बुरे को बुरे के साथ। तो पहले अच्छा आएगा, सबसे कम अच्छा, सबसे कम अच्छा, सबसे कम अच्छा, सबसे खत्म, लास्ट में चल जाएगा, जड़ से खत्म लास्ट। वही बोला है कि व्यवहार को श्रेणीबद्ध के निरपेक्षता के रूप में लिया जाता है, क्योंकि अधिकारों को उनके महत्व की डिग्री के आधार पर क्रमबद्ध किया जाता है और अधिक महत्वपूर्ण अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के क्रम में कम महत्वपूर्ण अधिकारों के उल्लंघन को स्वीकार किया जाता है। जो अधिक महत्वपूर्ण है, क्या लिखा है देखना, क्या लिखा है, अधिक महत्वपूर्ण अधिकारों के उल्लंघन में रोकने के क्रम
मतलब जो आधा है, जो अधिक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अगर रोकना चाह रहे हैं, रोकने के क्रम में कम जो महत्वपूर्ण अधिकारों को उल्लंघन को स्वीकार किया जाता है, कम महत्वपूर्ण अधिकारों को जो उल्लंघन कर रहा है उसको पहले स्वीकार करो। कोई दिक्कत? तनी सुन भी, कट्टी सुन भी नहीं? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, चलिए। भले ही हत्या ना करने का अधिकार अहस्तांतरणीय है, दूसरे पर हत्या ना करने का संबंधित दायित्व आमतौर पर कम से कम एक अपवाद है। ना मारे दूसर के, मरा दिया दूसर के। अब कहीं ना कहीं हमको उससे डर है। क्या है? डर है, तो चक्कू लेके घूमेंगे। आत्मरक्षा के लिए मुरा दीजिए, वो बात अलग है कि सर हम उसको नहीं मारते, तू हमको मार देता, बंदूक लेके आया तो हम चक्कू लेके गए थे, वही मकसद था हमारा मारे के, इसीलिए हम पहले ही घोप दिए। अपवाद है, आत्मरक्षा अपवाद है। आप अपनी जान बचाने के लिए खत्म, क्लियर? अपवाद में चलिए देखिए, आत्मरक्षा वही लिख ले, आत्मरक्षा। अब क्या बोलता है? कुछ व्यापक रूप से स्वीकृति नकारात्मक दायित्व, जैसे चोरी करके भाग गया सर, मेरा 5 रुपया, हत्या मुरा दिया सर, आदि से बचने के दायित्व को अक्सर प्रथम दृष्टया माना जाता है। प्रथम कारण, क्लियर? चोरी, डकैती, हत्या मुराने का आदि से बचने का दायित्व, इस सबसे बचना हो भैया। हम इनके 5 रुपया अगर चोरी हो जाए तो उसको पैकेट में रख के चलो, क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। याद रखिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं मानवाधिकार, तो हम लोग को अपने अपने मानवाधिकार को जानना बहुत जरूरी है। हम लोग अपने अपने अधिकार को पढ़ रहे हैं, हाय हाय हो वाला नहीं पढ़ रहे हम लोग। चलिए देखिए क्या बोलता है। हाँ, प्रथम दृष्टता माना जाता है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है कि दायित्व की वैधता उसके चेहरे पर स्वीकार की जाती है। चेहरा देख, डरे थे का रे, मार के नहीं करे के, मार खा के लिए बोलते हैं ना, चेहरे से ही पता चल जाएगा। पूरा खुश है, क्या बात है, एक्सेप्ट कर ली का, खुश है पूरे कर, अरे नींद इवन करेगा, अरे रोके का लो, एक्सेप्ट ना कर लो का है? टेंशन में ही तो चेहरे से पता कर रहे हैं ना, खुश, सकारात्मक, दुख, नकारात्मक, हंसे था खुश, रोवे था गम, क्लियर? चेहरे से ही पता चल जाएगा। लेकिन भले ही सवाल ना उठाया जाए, फिर भी ऐसे दायित्व को नैतिक विश्लेषण के लिए स्थान दिया जाए। हाँ ऐसा कर सकते हो यार, दिया गया, स्थान दिया गया सकारात्मक और नकारात्मक अधिकार में, कोई दिक्कत? चलिए, अधिकांश आधुनिक समाज इस बात पर जोर देते हैं कि चोरी को हत्या के उचित ठहराने से पहले, चोरी को हत्या से उचित ठहराने से पहले अन्य बहुत गंभीर नैतिक प्रश्नों को सामने लाने की जरूरत है। सार्वभौमिक रूप से सर्वोच्च में से एक के रूप में, सार्वभौमिक रूप से सर्वोच्च में से एक के रूप में माने जाने के कारण, एक के रूप में माने जाने के कारण यदि उच्चतम दायित्व नहीं है तो हत्या ना करने का, हत्या ना करने का दायित्व चोरी ना करने के दायित्व से काफी बड़ा है। हत्या नहीं किया और चोरी नहीं की, ये सब जो मुद्दा वो बहुत बड़ा है। अब कहीं ना कहीं आप उसको मारने का कोशिश किया और वो नहीं मरा, तो कहीं ना कहीं लिखा हुआ हत्या ना करने का दायित्व चोरी ना करने के दायित्व से काफी बड़ा है। नहीं है भैया, बहुत बड़ा है। आप हत्या करने गए और हत्या न कर लिया, चोरी करके भाग गए, तो ये भी मुद्दा बहुत बड़ा है। तो हत्या और चोरी, यही दोनों मुद्दा बहुत खतरनाक होते हैं। अब चोरी का मतलब घर का चोरी नहीं, डकैती, दिन दहाड़े लूट लिया, यही सब जो मुद्दा है वो बहुत अधिक है। यही कारण है कि बाद में बाद वाले का उल्लंघन, जो बाद वाले उल्लंघन पिछले अधिनियम के उल्लंघन को उचित नहीं ठहराता। क्लियर? ये बाद वाले और पिछले, और ये आप लोग पिछले पीढ़ी की बात मान के चलिए,
पिछला पीढ़ी। यहां तक कोई दिक्कत? यह था आपका सकारात्मक और नकारात्मक में मारपीट। पहला था आपका सकारात्मक और नकारात्मक का अंतर कि क्या क्या होता है सकारात्मक और नकारात्मक में। यहां तक कोई दिक्कत? तनी सुन कट, तनी सुन भी जीरो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा टॉपिक जो आपके सिलेबस में है वो टॉपिक है समूह अधिकार। क्या है? और ये टॉपिक हम बार बार आप लोग को बोल रहे हैं, ये टॉपिक आपके स्टेट पीसीएस, सेंट्रल पीसीएस, वन लाइनर एग्जाम, सरकारी नौकरी के अलावे आपका सेमेस्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 में बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये सब जरूरी चीज का आप लोग फायदा उठाइए, फ्री में दे रहा है यार, फ्री में। शादी में फ्री में लोग खाना खाने का पसंद करते हैं, फ्री में। चाहे एक चल सबक ले जो, भोज में सबक ले चल। यहां ज्ञान फ्री में बांट रहा है, उसको कोई लेना नहीं चाह रहा। कैसे बढ़ेगा इंडिया? पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। फ्री में ज्ञान है, ले लो। हम हाँ सोच लो पूरा यार, बांट दो ना यार। कुछ ना काम है तो यही गन लास्ट में काम है तो ज्ञान देवे तरह। टोटो भी चले भी तो ज्ञान देवे। अच्छा ये लो ने, ले लो। JH एग्जाम प्लेग्स है, लूट लो। सब्सक्राइब करके तुम लूट लीजिए सारा नोट्स वोट सारा चीज। JH एग्जाम प्लेस इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपको लेके आया आपके लिए। पूरी VVU, स्टेट पीसीएस, सेंट्रल पीसीएस, अदर कंपटीशन जो भी है भैया, सबको फ्री में सारी चीज प्रोवाइड दे रही है, बांट रही है। ले लो। मार के अभी रिले बना देंगे आप लोग, खाली रिले देखे तो रहिए। और पूछ देगा समूह अधिकार का है, समूह अधिकार का आए क्या होता है, तब मुंह बन जाएगा। अब पढ़िएगा और नहीं बता पाए, अभी पूछ देगा मानवाधिकार क्या है, नहीं बताएं तो मत बोलिए कि अंकुर सर पढ़ाए थे मानवाधिकार। जब नहीं बताएं तब माथा खुजाएगा, जब बता दिए तब बोलेगा अंकुर सर का क्लास किए थे मानवाधिकार। कोई मत लीजिएगा। जब सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो मत बोलिएगा अंकुर सर के पास क्लास करते हैं, ये तो मार के कपार फाड़ देंगे। जो भी सवाल मेरा पूछे, मेरा सब बताइए पूरा, पूछिए सर कहां से अंकुर सर से क्लास करके आ रहे, पूछिए। ऐसा होना चाहिए, नहीं तो माथा खुज लेते रहिएगा और एग्जाम में पेन ठोकते रहिएगा माथा में। बताम रे का लिखे रे, मुंह बना बैठे रहिएगा, देखते रहिएगा कि कौन का लिखे थे। वैसा नहीं, मेरा क्लास है, वेल है, पढ़िए जो भी लैंग्वेज में समझ में आता है। फ्री में मिल रहा है ज्ञान, लूट लो। लोग सब्सक्रिप्शन करेंगे 3000 में, 5000 में, ले पैसा दे के लोग खरीदना चाहते हैं। फ्री में बांट रहा, लूट लो या लूट लो, ले लो सब्सक्राइब करके, ले लो, पढ़ो पूरे जितना पढ़ना है, पढ़ रगड़ के दम 4 साल पूरे एकदम पढ़ने, तब आपसे कोई आगे निकल जाएगा तब बोलिएगा। क्लियर? चलिए अब दूसरा जो टॉपिक है वो हम लोग का है समूह अधिकार, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंडिविजुअल HR। क्या है समूह अधिकार सर? समूह यानी देखिए क्या बोलता है, एक समूह अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो एक समूह द्वारा अपने सदस्यों द्वारा अलग अलग रखने के बजाय एक समूह के रूप में धारण किया जाता है। पूरा ग्रुप में एक अधिकार जो पूरा ग्रुप को दिया जाता है उसी को बोलेंगे समूह अधिकार। क्या? फिर से देखिए, एक समूह अधिकार, पूरा अधिकार, ग्रुप का अधिकार, एक समूह अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो एक समूह द्वारा अपने सदस्यों द्वारा अलग अलग रखने के बजाय एक समूह के रूप में धारण किया जाता है। अलग अलग ना हो भैया, सब एक ग्रुप है। एक ग्रुप है तो सबको अलग अलग नहीं बांटेंगे, एक ग्रुप को अलग अलग हाउस दे देंगे कि तुम सर सैयद हाउस, तुम अल्लामा इकबाल हाउस, सबको अपना बांट दिए।
कमल का फूल है तो कमल तो सबको नहीं, कमल अरे भाजपा पार्टी हुई, हाँ छाप अरे कांग्रेस, तो कहीं ना कहीं सब समूह का एक ही है ना, अब अलग अलग थोड़ी लेके घूमेगा। तो समूह में बांट दिया है उसी को बोलेंगे समूह अधिकार। जो समूह में बांटा गया, हर व्यक्ति को नहीं, एक समूह को सिर्फ एक और रसगुल्ला दिया गया। समूह अधिकार किसे सर? जो एक समूह को अपना एक ही अधिकार दिया गया है उसी को कहेंगे समूह अधिकार। 10 गो ग्रुप में एगो लड़का, 10 गो ग्रुप का एक लड़का है और उसमें हम लोग एक ही चॉकलेट को बांट दिए, इस चॉकलेट से पूरा समूह मिलकर खा लो, ठीक है, तो उसी को कहेंगे समूह अधिकार। क्लियर? देखिए और क्या बोलता है, बजाय एक समूह के रूप में धारण किया जाता है। समूह अधिकार में समूह अधिकार धारक की प्रकृति का वर्णन करता है। यह केवल इस तथ्य का वर्णन नहीं करता है कि अधिकार किसी समाज के सभी सदस्यों या बड़े पैमानों पर मानवता के बजाय किसी समूह के सदस्यों तक ही सीमित है। नहीं भैया, किसी समूह के सदस्य तक सीमित नहीं है, ठीक है। अब क्या बोलता है, सदस्य या बड़े पैमाने पर मानवता के बजाय किसी समूह के सदस्यों तक ही सीमित नहीं है, सॉरी सीमित है, मतलब कि बड़े पैमाने पर मानवता के बजाय किसी समूह के सदस्यों तक ही सीमित है। अब मान के चलिए एक ग्रुप में जो हेड होगा उसी को सारा बंदोबस्त करना होगा, अरेंजमेंट करनी होगी, बुजुर्ग होंगे, बड़े होंगे, सब उसी का रिस्पेक्ट, नहीं बड़ा भैया जो बोलते कर पाओ, तो उस समूह के जो सबसे सीनियर होंगे उसी को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा। किसी समाज के सभी सदस्य या बड़े पैमाने पर मानवता के बजाय किसी समूह के सदस्यों तक ही सीमित है। अब समूह के अधिकारों से जुड़े अधिकांश विवाद, समूह अधिकार से जुड़े अधिकांश विवाद इस बात पर केंद्रित है कि क्या समूह अधिकार रख सकते हैं, और यदि वो रख सकते हैं तो अधिकार धारक बनने के लिए समूह को किन शर्तों को पूरा करना होगा। किन शर्तों को, मतलब क्या क्या शर्त है जो हम लोग समूह अधिकार से जुड़ सकते हैं। इससे जुड़े जो भी विवाद है वो हम लोग ले सकते हैं, अपने में राय विचार करके सलाह ले सकते हैं। समूह अधिकार में क्या क्या ऐसा प्रावधान किया गया, क्या क्या हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्लियर? कौन किन शर्तों को पूरा करना होगा समूह अधिकार पाने के लिए। देखिए क्या बोलता है, समूह अधिकारों के कुछ समर्थक अधिकार धारक समूहों को अपने आप में नैतिक इकाई मानते हैं ताकि समूह का अस्तित्व और स्थिति किसी एक व्यक्ति के समान हो। अब देखो, समूह और व्यक्ति, अब कहीं ना कहीं जो आपके ग्रुप का लीडर है और कहीं ना कहीं जो आपके ग्रुप के जूनियर लीडर है, तो कहीं ना कहीं दोनों में स्थिति एक व्यक्ति के समान होगा, दोनों की स्थिति एक जैसा होगा, मान सम्मान एक जैसा होगा। अरे वो ग्रुप के लीडर है तो उसका रिस्पेक्ट भी उसी तरह होगा जैसे उस ग्रुप का बात कर रहे हैं, समूह का बात कर रहे हैं, तो उस ग्रुप का लीडर भी उसी का जैसा सम्मान पाया जाएगा। कोई दिक्कत? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, समूह अधिकार, यानी ग्रुप में क्या क्या अधिकार होते हैं, समूह में कौन कौन से अधिकार दिए जाते हैं, समूह अधिकार पाने के लिए हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा, वो इसी चीज को हम लोग देख रहे हैं, वही टॉपिक को हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या बोलते हैं, अन्य लोग समूह, हाँ, अन्य लोग समूहों को ऐसी कोई स्वतंत्रता स्थिति नहीं देते हैं, लेकिन समूह अधिकारों को समूह के सदस्यों द्वारा साझा किए गए और संयुक्त रूप से धारण किए गए अधिकारों के रूप में देखते हैं सब समूह। अब पूरा समूह को एक जैसा रूप में देखेगा। क्या बोला है फिर से समझिए, अन्य लोग समूह को ऐसी कोई स्वतंत्र स्थिति नहीं देते, मतलब किसी भी समूह को इतना डिपेंडेंट नहीं देते, इंडिपेंडेंट नहीं देते हैं कि
लेकिन समूह अधिकारों को समूह के सदस्यों द्वारा, समूह अधिकारों को समूह के सदस्यों द्वारा, समूह अधिकारों को समूह के सदस्यों द्वारा साझा किए गए और संयुक्त रूप से धारण किए गए अधिकारों के रूप में देखते हैं। भैया पूरा समूह, पूरा ग्रुप को एक जैसा देखेगा, एक धारण पूरा समूह लेके कोई फैसला करेगा, पूरा समूह को अधिकार दिया गया है किसी भी डिसीजन को ये सॉल्व करने का, किसी भी डिसीजन के अगेंस्ट फैसला लेने का पूरा समूह कर सकता है, एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पूरा समूह का अधिकार है। क्लियर? चलिए, समूह अधिकारों के कुछ विरोधी इस प्रस्ताव को चुनौती देते हैं कि समूह अधिकार धारण कर सकते हैं। मतलब कुछ कुछ चुनौती दे रहा है कि हम लोग भी समूह अधिकार को धारण कर सकते, चैलेंज कर रहा है कि हम लोग भी समूह अधिकार को धारण कर सकते हैं। अन्य लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन उन खतरों के बारे में चिंता करते हैं जो समूह अधिकार व्यक्तियों और उनके अधिकारों के लिए उत्पन्न हो सकते हैं। चिंता कर सकते हैं समूह अधिकार जो किसी व्यक्तियों के चिंता का कारण, अरे उस सब ग्रुप में हो, उस सब के अधिकार मिलल हो, हमरा कुछ ना मिलल हो, तो कहीं ना कहीं मेरा ये चिंता का कारण है। व्यक्तिगत समझिए, दूसरा टॉपिक हम लोग हो सकता है इसी में व्यक्तिगत भी पढ़ेंगे। अभी हम लोग ग्रुप का पढ़ रहे, फिर अकेला इंसान को पढ़ेंगे। क्लियर है? बारे में चिंता करते हैं जो समूह अधिकार व्यक्तियों और उनके अधिकारों के लिए उत्पन्न हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या है। उन्हें प्रतिदाओं से पूरा किया जाता है कि व्यक्तिगत और समूह अधिकार, व्यक्तिगत और समूह अधिकार उपयुक्त रूप से तैयार किए गए परस्पर विरोधी होने के बजाय पूरक हो सकते हैं। कोई एक दूसरे के अगेंस्ट है, भैया सब मिल जाओ, गठबंधन सरकार बना लो। हम गठबंधन के अगेंस्ट है, मतलब हम मान के चलिए हम किसी गठबंधन में नहीं मिलना चाहते हैं, हम कोई ग्रुप में नहीं मिलना चाहें, हम अकेले रहेंगे, निर्दलीय प्रत्याशी अकेले लड़े, कोई ग्रुप में नहीं, तो गठबंधन सर समझिएगा। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं, लोकसभा चुनाव हो रही है, बहुत अच्छा। तो कहीं ना कहीं वहां समूह लोग लड़ रहा है, सबको समूह अधिकार है, गठबंधन सरकार। जिसको समूह में नहीं रहना भैया अकेले लड़ेगा, व्यक्तिगत अधिकार। आगे देखेंगे व्यक्तिगत अधिकार, निर्दलीय प्रत्याशी, कोई समूह में ना रहो, ना बीजेपी ना कोई इंडिया, अकेले लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं उसको व्यक्तिगत अधिकार मिलेगा और कहीं ना कहीं इसको समूह का अधिकार मिलेगा। वही लिख ले, पूरा खोसा जो हमारे अगेंस्ट भैया हमारे मिलजो। क्लियर है? पूरक हो सकते हैं और कुछ समूह अधिकार मानवाधिकार भी हो सकते हैं। कुछ वैसा समूह अधिकार जो मानवाधिकार, जिसे मानव के हर अधिकार को दिया जाता है। कोई दिक्कत? चलिए अब सर कैसे पहचान करेंगे समूह अधिकारों को? अब देखिए समूह अधिकारों की पहचान करना, कैसे हम लोग पहचान कर सकते हैं समूह अधिकार को? एक समूह अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो किसी समूह के पास होता है, ना कि उसके सदस्यों के पास अलग अलग होता है। यह एक व्यक्ति द्वारा, एक व्यक्ति के रूप में रखे गए अधिकार के विपरीत है। आमतौर पर घोषित समूह अधिकार का एक उदाहरण किसी राष्ट्र या लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार है। यानी भैया क्या बोला है, फिर से समझिए, एक समूह अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो किसी समूह के पास होता है, ना कि किसी एक अकेला के पास, ना कि किसी एक अकेला के पास। हम समूह है भैया तो पूरा समूह को अधिकार है, मान के चलो, क्या मानना है? अरे मानिए ना, क्या सर, इंडिया गठबंधन सरकार, बीजेपी सरकार, तो पूरा समूह सरकार, तो हर एक पावर तो अलग अलग के पास हो तो व्यक्तिगत, लेकिन अभी तो पूरा मिलके ना गठबंधन किया है भैया कि सब मिलके बीजेपी को जिताएंगे, सब मिलके ना कांग्रेस को जिताएंगे, तो कहीं ना कहीं जो हमारा अगेंस्ट था अपने मिला लिया, क्या लड़ता वहां? वही बोला है, एकदम वही बोला है। देखिए क्या बोला है, एक समूह अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो किसी समूह के पास होता है, ना कि उसके सदस्यों के पास अलग अलग होता है। यह एक व्यक्ति द्वारा एक व्यक्ति के रूप में रखे गए अधिकार के विपरीत है, मतलब इसका उल्टा है।
एक व्यक्ति के द्वारा एक व्यक्ति के द्वारा एक व्यक्ति के रूप में रखे गए विपरीत है, उसको हम लोग कहेंगे व्यक्तियों का अधिकार, यानी जो सिर्फ एक अकेला इंसान को मिला, ये पूरा समूह को दे रहा है अधिकार। क्लियर है? अब आमतौर पर घोषित समूह अधिकार का एक उदाहरण किसी राष्ट्र में आप बताएं, राष्ट्र में या फिर लोगों का आत्मनिर्णय का अधिकार है। यदि ऐसा कोई अधिकार है तो यह एक राष्ट्र या एक समूह के रूप में लोगों द्वारा प्राप्त और प्रयोग किए जाने वाला अधिकार है। अब वही अभी हम बताएं गठबंधन की सरकार, सेम एग्जांपल वही हो जाएगा। आप गठबंधन की सरकार देख लो और समूह की सरकार देख लो और एक अलग प्रत्याशी की सरकार देख लो जो निर्दलीय है, कोई गठबंधन में नहीं मिले, कोई किसी साथ नहीं मिले। वही एग्जांपल यहां आप जोड़ के देख सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। यह उन लोगों के व्यक्तिगत आत्मनिर्णय के व्यक्तिगत अधिकारों को कम नहीं करेगा जो संबंधित राष्ट्र या लोगों से संबंधित है। भैया उनका भी अधिकार को कम नहीं किया जा सकता जो निर्दलीय प्रत्याशी होगा। आप गठबंधन में जीत गए और वो अकेले जीत गया तो दोनों को समान अधिकार है भैया, उसके अधिकार को कम आप नहीं कर सकते। अगर संसद भी है तो संसदीय भी है, बस फर्क यहाँ है कि वो समूह का अधिकार है या व्यक्तिगत अधिकार है। वही लिखा है, वही एकदम लिख दिया है, द्वारा प्राप्त प्रयोग किए जाने वाला या उन लोगों के व्यक्तिगत आत्मनिर्णय के व्यक्तिगत अधिकारों को कम नहीं करेगा जो संबंधित राष्ट्र या लोगों से संबंधित हो। नहीं करेगा, उसका अधिकार कम कैसे करेगा? तुम सांसद, हम भी सांसद, तो मेरा अधिकार को कम तुम कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। समूह अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार। उम्मीद करता हूं आप लोग इससे नहीं तो लोकसभा चुनाव से समझ सकते हैं, विधानसभा चुनाव से समझ सकते हैं, गठबंधन की सरकार क्या होती है उससे समझ सकते हैं और निर्दलीय प्रत्याशी क्या होती है उससे समझ सकते हैं। गठबंधन की सरकार समूह अधिकार, निर्दलीय प्रत्याशी व्यक्तिगत अधिकार। उम्मीद करते हैं इससे आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं अन्य अधिकार जिन्हें अक्सर समूह अधिकारों के रूप में दावा किया जाता है। उनमें एक सांस्कृतिक समूह का अधिकार शामिल है कि उसकी संस्कृति का सम्मान किया जाना चाहिए और शायद संरक्षित किया जाना चाहिए। भाई यार देखो पूरा ग्रुप, तो कहीं ना कहीं उसकी सारी संस्कृति को भी उतना ही इज्जत देना है जितना एक अकेला व्यक्ति को दे रहे हैं। एक अकेला व्यक्ति के सांस्कृतिक को हम लोग दे रहे, उतना ही रिस्पेक्ट देना है। समूह सरकार में, समूह अधिकार में, समूह अधिकार से आप लोग समूह सरकार भी समझ सकते हैं। समूह अधिकार से आप लोग का समूह का ग्रुप का जो पावर है उसको भी समझ सकते हैं। क्लियर? देखिए एक भाषाई समूह का अधिकार की उसकी भाषा सार्वजनिक डोमेन में प्रयोग करने योग्य और उपलब्ध कराई जानी चाहिए। और एक धार्मिक समूह का अधिकार है कि वह अपने विश्वास की सामूहिक अभिव्यक्ति को शामिल होने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। भैया भाषा के आधार पर, भाषा अब ग्रुप बना है तो कहीं ना कहीं ग्रुप जो बना है वो भाषा के आधार पर नहीं, सबकी भाषा अपने अपने एक्सेप्ट करेगा, सबको एक भाषा ही बोलना है। अब भाषा का वही लिख दिया है, एक भाषाई समूह का अधिकार है, भैया भाषा के बना के समूह बना देगा, भाषा के आधार पर समूह बना देगा कि उसकी भाषा सार्वजनिक में प्रयोग करने योग्य, सार्वजनिक में प्रयोग कर सकता है सरकार। गठबंधन की सरकार अब केरल में गया तो केरल लैंग्वेज में ना प्रयोग कर सकता है। अब उन लोग इंग्लिश समझेगा ना, इंग्लिश से बकबकार नहीं समझेगा। सार्वजनिक भाषा भैया, हम खोरठा जा रहे हैं, भोजपुरी जा रहे हैं, बंगाली जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, वहां का लैंग्वेज में आपको यूज करना है। अगर आप बोलेगा नहीं जानते तो फिर कैसा है सरकार, कैसी आपके अधिकार जो आप हमको बता नहीं सकते हैं। क्लियर है? भाषा के अधिकार है कि वह अपने विश्वास की सामूहिक अभिव्यक्ति में शामिल होने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। सब में स्वतंत्र है, व्यक्तिगत में स्वतंत्र है, धार्मिक में स्वतंत्र है, भाषा के आधार पर स्वतंत्र है। सामूहिक अधिकार यानी समूह अधिकार। यहां तक कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अच्छे से क्लास समझ में आ रही होगी। मैं बार बार बोल रहा हूं ये क्लास को समझने से पहले फर्स्ट एंड सेकेंड जो लेक्चर है उसको समझ लीजिए, तब ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगी, अदरवाइज सब बाउंस करेगी। चलिए अब क्या बोलता है,
वाणिज्य, निगमों, चर्चों, राजनीतिक दलों, विश्व राजनीतिक दलों देखिए अभी हम लोग आई थिंक हम बता चुके हैं, आ गया जो हम बताएं आ गया राजनीतिक दलों, विश्वविद्यालयों और धर्मार्थ संघों जैसे संगठित समूहों के लिए भी समूह अधिकारों का दावा किया जाए। ये सब ग्रुप है, सब ग्रुप है। कहीं ना कहीं धर्मार्थ संघ, धर्म के लोग, बौद्ध धर्म मानने वाले लोग, जैन धर्म मानने वाले लोग, ईसाई धर्म मानने वाले लोग, है ना। विश्वविद्यालय एक समूह है और यूनिवर्सिटी, क्लियर है। राजनीतिक दलों, गठबंधन की सरकार, राजनीतिक भी, ये सब क्या है, समूह का अधिकार है। धर्मार्थ जैसे संघ, संगठित समूहों के लिए भी समूह अधिकारों का दावा, मतलब ये सभी कहीं ना कहीं समूह अधिकारों का अंग है और दावा कर सकते हैं। सबका अपना अपना समूह है, सबका अपना अपना ग्रुप, क्लियर, कोई दिक्कत चलिए नहीं। इनमें से प्रत्येक मामले में अधिकार समूह द्वारा धारण किया गया अधिकार है। अब देख भैया, इस सब के जो मामला हो सबके कह देता तो अधिकार। अब अधिकार कहीं ना कहीं समूह अधिकार को, अधिकार कौन देगा, तो अधिकार समूह देगा। नहीं समझे, मान के चलिए हम एगो समूह बना लिए 5-7 गो लड़का के, चलिए तो हमको अधिकार देगा कि आप लोग समूह है, हाँ है, आप लोग को क्या है, हमको अधिकार चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमको जो अधिकार बांटेगा वो अधिकार बांटने वाला भी क्या होगा, अधिकार समूह होगा। समूह अधिकार को जो अधिकार बांटेगा वो अधिकार समूह होगा, क्लियर है। धारण किया गया अधिकार है और अधिकार से उत्पन्न कर्तव्य समूह के प्रति देख कर्तव्य हो गया। और कहीं ना कहीं जो अधिकार हम लोग को दिया जाएगा, समूह अधिकार जो दिया जाएगा वो अपने अपने कृत्यों यानी कर्तव्य, सबको अपना अपना कर्तव्य के प्रति, अधिकार के प्रति अपना कर्तव्य को अपना संबोधित करेगा, आरक्षण देगा, सुरक्षित रखेगा। अब अधिकार मिला थोड़ी मनमानी उन लोग करेगा, क्लियर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग को समूह अधिकार अच्छे से समझ में आ गई होगी। भैया समूह अधिकार शॉर्ट वे में समझे तो वो अधिकार जो पूरे समूह को दिया जाता है उसे कहेंगे समूह अधिकार। समूह अधिकार के कुछ उदाहरण लिख दीजिएगा आप लोग का, आंखों देखा वाला राजनीतिक दल हो जाएगा, नगर निगम हो जाएगा, चर्च हो जाएगा, धार्मिक स्वतंत्र धर्म से लोग हो जाएंगे। तो ये सब उसके अधिकार, समूह अधिकार। समूह अधिकार वैसा अधिकार है सर जो पूरे समूह को, एक व्यक्तियों को नहीं, पूरे समूह को अधिकार दिया जाता है, उसी को हम लोग समूह अधिकार बोलेंगे, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए सर, हम लोग समूह अधिकार पढ़ लिए, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो इकलौता इंसान को दिया जाता है जिसको हम लोग व्यक्तिगत अधिकार कहेंगे। क्या कहेंगे, व्यक्तिगत अधिकार कहेंगे। अब व्यक्तिगत अधिकार क्या है भैया, एक अकेला को देंगे भैया, एक अकेला। जैसे व्यक्तिगत अधिकार सरकार द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार है। सरकार गारंटी लेगा आपके अधिकार को, हम गारंटी लेते हैं आपके अधिकार को, ताकि प्रत्येक नागरिक, हर एक स्वतंत्र, अकेला पढ़े हैं फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर में, देख लेना, तब थर्ड लेक्चर में थोड़ा सा जो भी कंफ्यूजन हो रही है, ऐसे तो हमको उम्मीद है कि कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, लेकिन तने सुन भी कंफ्यूजन है तो फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। और बहुत इंपॉर्टेंट, हम हमेशा ये बोल रहे हैं कि JH एग्जाम्प्लेक्स आप लोग के लिए सब चीज मुफ्त में दे रहा है, बिल्कुल मुफ्त में, एकदम नोट्स वोट्स सारा चीज। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और व्हाट्सएप से और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, मुफ्त में है, लूट लीजिए। नोट्स वोट्स जो भी है सब एकदम कॉपी में उतार लीजिए, ताकि एग्जाम में आपका काम आएगा, बताने में काम। अरे एग्जाम में नहीं आएगा, बता तो सकते हैं, बच्चे को पढ़ा तो सकते हैं, बता सकते हैं कि सर समूह अधिकार क्या है, व्यक्तिगत अधिकार बता दीजिए। शिक्षा कभी फालतू नहीं जाती, आज नहीं तो कल काम जरूर आएगी। देखिए व्यक्तिगत अधिकार सरकार द्वारा गारंटीकृत मौलिक, सरकार इसका मौलिक अधिकार, जिसको मूल अधिकार बोल सकते हैं, मौलिक अधिकार जिसको बोल सकते हैं, सरकार गारंटीकृत मौलिक अधिकार है ताकि प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र और न्याय संगत जीवन जी सके। सब जीवन जी सके भाई, हर एक नागरिक को जीवन जीने का अधिकार है, क्लियर है। इन अधिकारों में किसी अन्य व्यक्ति या सरकारी एजेंसी द्वारा हस्तक्षेप या बाधा नहीं डाली जाए। कोई नहीं छीनेगा तुम्हारा, क्या छीने, कोई नहीं,
कोई व्यक्ति आपके अधिकार में बाध्य नहीं कर सकता है। स्वतंत्रता का अधिकार आपको सरकार दी है यार, गारंटी, कोई नहीं छीन सकता, कोई बाधा नहीं डाली जाएगी। अक्सर इन अधिकारों की गारंटी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार विधेयक, मैग्ना कार्टा अंग्रेजी अधिकार विधेयक और मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा जैसे आधिकारिक दस्तावेज द्वारा, मतलब कि संवैधानिक अधिकार यानी स्वतंत्रता का अधिकार यानी व्यक्ति का अधिकार, वो हम लोग को अमेरिका के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार विधेयक से, मैग्ना कार्टा से, अंग्रेजी अधिकार विधेयक और मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा जैसे आधिकारिक दस्तावेज द्वारा की जाती है। व्यक्तिगत अधिकार यानी स्वतंत्रता का अधिकार यानी मौलिक अधिकार, कहां से पूछ देगा संविधान में कि मौलिक अधिकार कौन से देश से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। कोई दिक्कत तनी सुन भी, चलिए आगे बढ़। व्यक्तिगत अधिकारों का विचार सभ्यता की शुरुआत से चला आ रहा है, लेकिन ज्ञानोदय के युग के दौरान इन अधिकारों के समर्थन में स्पष्ट प्रसार हुआ है। क्या हुआ है भैया? ज्ञानोदय लगभग 1685 ईस्वी से 1815 तक हुआ और यह दर्शन में व्यापक बदलाव का काल था कि लोग सत्ता और समाज में अपनी भूमिका को कैसे देखते थे। मतलब अगर मान के चले 1685 से लेकर के 1815 तक ये जो बदलाव, ये जो सभ्यता देखने को मिलती है कि लोग कैसे कैसे अपने सत्ता और समाज में अपनी भूमिका को कैसे देखते हैं। अब देखिएगा 1685 से 1815 तक कहीं ना कहीं यहाँ पे राजतंत्रात्मक मोनार्की डिक्टेटर तानाशाही शासक कहीं ना कहीं चल रही थी। अब कैसे कैसे हम लोग अपने समाज के प्रति जागरूक होते हैं, हम अपने देश के प्रति जागरूक होते हैं, हम कैसे राष्ट्रवादी बनते हैं, तो कहीं ना कहीं ये ज्ञानोदय लगभग 1685 से 1815 तक हुआ। कैसे चेंजेस आया पहले के समाज में और अब के समाज में, देखते हैं। देखिए आ गया, राजशाही जैसी संस्थाएं पर सवाल उठाए गए और यह विचार फैलने लगा कि सरकार को लोगों को असंख्यक अधिकार की गारंटी देनी चाहिए। अब याद रखिएगा, एक प्रबुद्ध लेखक जॉन लॉक याद आया नहीं आया? चलिए हम बताते हैं। जॉन लॉक भैया जब आपके हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे? फ्रांस की क्रांति। क्या पढ़े थे? फ्रांस की क्रांति। आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे फ्रांस की क्रांति। जॉन लॉक जो बहुत बड़े दार्शनिक थे, फ्रांस में रूसो दार्शनिक थे, फ्रांस में मोंटेस्क्यू नाम था, वो भी दार्शनिक थे फ्रांस में। जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो यही 3 गो दार्शनिक फ्रांस गया था और ये बताया था कि समाज कैसा होना चाहिए, ये बताया था कि लोकतंत्र कैसे होनी चाहिए, ये बताया था कि आप अपने देश को कैसे प्यार कर सकते हैं, अपने राष्ट्रवादी को कैसे पैदा कर सकते हैं। बहुत बड़े दार्शनिक थे जॉन लॉक। अपने विश्वास के लिए प्रसिद्ध है। क्या विश्वास के लिए प्रसिद्ध है? कि सरकार केवल शासितों की सहमति के कारण सत्ता में है और सभी नागरिकों को जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के प्राकृतिक अधिकार। सब मान लिया कि सरकार है तो सरकार है। क्या बोला है? देखिए वही बोला है, लिए प्रसिद्ध है कि सरकार केवल शासितों की सहमति के कारण सत्ता में है। सब हम लोग सहमत है, सरकार जिस दिन असहमत हो जाए हटा देंगे। वही हम लोग को ये बताया है कि जब तक मनुष्य चाहेगी तब तक जो सरकार है, जो राजा है, वो सत्ता में रहेगी। जब तक आप चाहिएगा तब तक सरकार सत्ता में रहिएगा। जिस दिन आप ठान लीजिएगा हम सरकार को भी चेंज कर सकते हैं, राजा को भी चेंज कर। पर ये सब नहीं था 1685 से पहले। ज्ञान नहीं है, ये ना ज्ञान है, ये नहीं था। ज्ञान आया धीरे धीरे, अब ज्ञान देगा। ये ज्ञान दे भी रहा है कि जब तक तू ना चाहे भैया तब तक सरकार ना हटता। इसीलिए मतदान जरूर करे। अगर सरकार पसंद है तो अच्छी बात है, सरकार नहीं पसंद है तो भी अच्छी बात है, लेकिन अपना मूल वोट जरूर दे। चलिए, तो वही बोला है कि जब तक आप सरकार केवल शासितों की सहमति के भैया सहमति के कारण सत्ता में है और सभी नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का प्राकृतिक अधिकार है। इन विचारों के बाद में थॉमस जेफरसन द्वारा अपनाया गया। अब क्या है भैया, दूसरे दार्शनिक आए जिनका नाम था थॉमस जेफरसन।
अपनाया गया। जब उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा लिखी, जब क्या हुआ भैया, थॉमस जेफरसन ने स्वतंत्रता की घोषणा लिखी। अब स्वतंत्रता का घोषणा का मतलब है सब देश राजशाही है, सब देश तानाशाही है, और जो लोग इसके अधीन है तो उन लोग स्वतंत्रता चाहिए, लोगों को इंडिपेंडेंट चाहिए। तो वही लिख दिया कौन, थॉमस जेफरसन द्वारा अपनाया गया जब उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा लिखी। लिख दिया घोषणा, हमारा देश स्वतंत्र हो गया, हमारा देश आजाद हो गया, घोषणा लिखी। व्यक्तिगत अधिकार अक्सर लोकतंत्र से जुड़े होते हैं भैया। लोकतंत्र देश हो तो व्यक्तिगत अधिकार हो, लोकतंत्र देश ना हो तो अधिकार ना हो। हिटलर के समय छीन लिया गया था, लुईस 16 के समय छीन लिया गया था, लुईस 17, लुईस 14, जार निकोलस, शेख मुगाबे, ये सब आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो समय, वो सब तानाशाह शासक था, तानाशाह। इन लोग अपने समय में जो मन आता था सो करता था, कोई अधिकार नहीं दिया। प्रेजेंट में देख लो, नॉर्थ कोरिया कहीं ना कहीं तानाशाह शासक है, कोई अधिकार अपन मन से तू रंग ना लगे भी, बाल ना कटे भी, तो उसको अधिकार नहीं ना दिया गया व्यक्तिगत, नहीं। सेम कंडीशन यही है, क्या है, लिखी कि व्यक्तिगत अधिकार अक्सर लोकतंत्र से जुड़े होते हैं। एक सरकारी प्रणाली जहां सत्ता लोगों के पास रहती है, जेकरा वोट देंगे वही सरकार बनेगी, जिसको नहीं देंगे वो नहीं बनेगी। तो सत्ता किसके पास है, हम लोग के पास है। और आप लोगों को पता होगा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि सामूहिक अधिकार और व्यक्तिगत अधिकार आप लोग को अच्छे से समझ में आई होगी। और तने सुन भी बाउंस किया तो फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर बहुत जरूरी है, उसको देख लो। और मैं बार बार कह रहा हूं कि मुफ्त में है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि इससे और ज्यादा लेक्चर और ज्यादा नोट्स आप लोग को मिल सके। पढ़िए, यही मौका है पढ़ने का, पढ़ लो जितना पढ़ना है दिन रात। चलिए आगे देखते हैं कि सर व्यक्तिगत अधिकारों की पहचान हम लोग कैसे करेंगे। सामूहिक को पहचान किए, अब व्यक्तिगत बताइए सर। बता रहे किसी भी धर्म का पालन करने या ना करने का अधिकार, नहीं करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, तो व्यक्तिगत अधिकार है ना। हम कोई भी धर्म मान सकते हैं, नहीं मान सकते, मेरे पे डिपेंड है भैया। हम अभी हिंदू है क्रिश्चियन बन जाएंगे, हम अभी क्रिश्चियन है मुस्लिम बन जाएंगे, हम मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। वही बोला है, किसी भी धर्म का पालन करने या ना करने का अधिकार। अतीत में और दुर्भाग्य से आज कुछ देशों में लोगों को केवल राज प्रायोजित धर्म का पालन करने के लिए मजबूर किया जाता था, हमेशा जबरदस्ती। इस्लाम धर्म भारत में आया, जबरदस्ती इस्लाम बना रहे, मुस्लिम बना रहे, तो कहीं ना कहीं लोगों में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा होगा, और कहीं ना कहीं होता भी है जबरदस्ती। देखते हैं, वही बोला है कि न करने का अतीत में, यानी पहले, और दुर्भाग्य से आज के कुछ पहले भी होता था, और दुर्भाग्य से आज के कुछ देशों में लोगों को केवल राज प्रायोजित धर्म का पालन करने के लिए मजबूर किया जाता था। इसका एक उदाहरण तब होगा जब फ्रांस का राजा भी बोले लुईस 16, तो कहीं ना कहीं लुईस 16 से पहले लुईस नाम का 15 राजा जरूर होगा, लुईस 1, लुईस 2, लुईस 3, लुईस 4, लुईस 5 कर करके लुईस 16 तक। देखिए क्या बोलता है, इसका एक उदाहरण तब होगा जब फ्रांस के राजा लुईस 14 1789 में फ्रांस का राजा लुईस 16 के राजा लुईस 14 ने प्रोटेस्टेंटवाद की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, और उन सभी के चर्चों और स्कूलों को जला दिया गया। नहीं भैया, सब धर्म के लोग को, चर्चों और स्कूलों को जला दिया गया। राजशाही है देश, जिससे इससे व्यक्तिगत अधिकार का महत्व साबित हुआ। अब क्या होगा भैया, व्यक्तिगत अधिकार मतलब फ्रांस के राजा लोग, क्रिश्चियन लोग सब ज्यादातर सब ईसाई को मानते थे, और कहीं ना कहीं लुईस 16 भी व्यक्तिगत ये जानता था कि नहीं, व्यक्तिगत को अधिकार दो। जो भी हम लोग के मौलिक अधिकार था, यानी समूह में जो अधिकार था कि जो सबको एक धर्म को मानना था, नहीं, सबको अब एक जैसा देखो, सबको अलग अलग धर्म के जीने के अधिकार है। फिर क्या होता है, लुईस 15 अच्छा काम करते हैं, 14 कि सबको एकता का अधिकार दे देता है। कहीं ना कहीं लुईस 16 भी आके कुछ ना कुछ सबको एक जैसा अधिकार छीन लेता है, व्यक्तिगत अधिकार को छीन लेता है। फिर क्या करता है, सामूहिक अधिकार को अपनाता है। वो आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे। तो कहीं ना कहीं लुईस 14 अच्छा काम किया,
व्यक्तिगत अधिकार दे दिया। अब क्या बोलता है, निजी संपत्ति का मालिक होने का अधिकार। भैया हमारे 5 करोड़ के गाड़ी होते कर मालिक हम को छीन ना सकता है। निजी संपत्ति व्यक्तिगत अधिकार पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, व्यक्तिगत अधिकार पढ़ रहे हैं। उसका पहचान कर रहे हैं कि व्यक्तिगत अधिकार क्या है, कैसे पहचान सके, पहचानो क्या भैया, निजी संपत्ति का अधिकार का मालिक होना, मेरा अकेला संपत्ति, अकेला प्रॉपर्टी, इसका मालिक अकेला हम, ठीक है। यह अधिकार सुनिश्चित करता है कि नागरिक चोरी या जब्त होने के खतरे के बिना मूर्त और अमूर्त संपत्ति दोनों पर शांतिपूर्वक कब्जा कर सकते हैं। हमारा अधिकार है भैया, हमारा आराम से रहेंगे, आजादी से रहेंगे, कोई छीन नहीं सकता, कोई झपट नहीं सकता है, मेरा अधिकार व्यक्तिगत अधिकार है। निजता का अधिकार, यह अधिकार सुनिश्चित करता है कि लोगों को निजी जानकारी बिना सहमति के सार्वजनिक नहीं की जा सकती। इसका एक उदाहरण देखिए, पहले इसको समझ लीजिए, निजता का अधिकार क्या बोलता है, यह अधिकार सुनिश्चित करता है कि लोगों की निजी जानकारी बिना सहमति के सार्वजनिक नहीं की जा सकती। इसका एक उदाहरण डॉक्टर रोगी गोपनीयता होगा, गोपनीयता होगा, जहां कोई डॉक्टर मरीज की सहमति के बिना किसी को भी व्यक्तिगत चिकित्सा जानकारी का खुलासा नहीं कर सकता है। इसका छोटा सा निजता का एग्जांपल में देखो भैया, जब तक डॉक्टर नहीं बोलेगा कि आपका जो बीमारी हम हल्ला कर दे, नहीं सर, कैसे आप हल्ला कर दीजिएगा बिना सहमति का, उसी को बोलेंगे कि जब तक कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि मेरा जो कुछ भी हो, मेरा अधिकार को सार्वजनिक नहीं किया जाए, तब तक वो सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। उसी को बोला जाता है निजता का अधिकार, जो कि किसी व्यक्ति के अधिकार के पास है, सिर्फ एक व्यक्ति के पास है। ये थी हमारी आज की लेक्चर। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की क्लास आप लोग के लिए अच्छा होगा और साबित भी अच्छी होगी इन फ्यूचर के लिए। और आज की क्लास समझने से पहले पहली और दूसरी क्लास को समझ लीजिए और हमेशा इस YouTube चैनल के माध्यम से आप जुड़े रहिए। माध्यम आपको सारा चीज दे रहा है, लिखने का, पढ़ने का, सुनने का, सारा चीज। तो फिर से एक बार बोल रहा हूँ, JH एग्जाम्प्लेक्स आप लोग के लिए बहुत अच्छी चीज लेके आया है, लूट लीजिए, पढ़िए, इतना पढ़िए, फ्री में सारा चीज है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका WhatsApp और टेलीग्राम का लिंक है, जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। मैं अंकुर कुमार रॉय फिर मिलता हूं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।